हमने पढ़ा था कल, पिछले जो चैप्टर था वो था 4 चैप्टर का नाम क्या था? दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती के लेखक कवि कौन थे? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा ने दीवानों की हस्ती मतलब दीवानों के बारे में क्या क्या बताया तथा दीवानों का क्या अस्तित्व है या था। उन्होंने बताया था कि जो दीवाने थे, आजादी के दीवाने, उनका कोई अस्तित्व नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वे एक जगह नहीं रुकते थे तथा लोगों की भलाई करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। इसलिए चैप्टर का नाम था दीवानों की हस्ती। अगला चैप्टर है आपका हल, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। हम पढ़ेंगे चिट्ठियों के माध्यम से दुनिया के बारे में। चिट्ठियों के द्वारा दुनिया का स्वरूप जो रूप है कैसा हो गया था, और एसएमएस के माध्यम से अब जो दुनिया का स्वरूप है वो कितने छोटे रूप में परिवर्तित हो गया है। अब देखो चैप्टर निकालते हैं अपन 5, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। लेखक कह रहा है कि पत्रों की जो दुनिया है वह कैसी है? अजीब और गरीब है, और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। हमारे लिए पत्र हमेशा से कैसे रहे हैं? उपयोगी रहे हैं। पत्र जो काम करते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जो हमें संतुष्टि प्राप्त कराते हैं वे आज के आधुनिक साधन है, वो हमको नहीं दिला सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस संदेश कहाँ दे सकता है, और पत्र से हमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है वो हमें फोन या एसएमएस से नहीं प्राप्त होती। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। लेखक कह रहा है कि पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। मतलब पत्रों की भूमिका किन किन क्षेत्रों में होती है? देखो, राजनीतिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में पत्र की अपनी अहम भूमिका होती है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। जो दुनिया का साहित्य है, जो लिखा हुआ इतिहास है, वो किस पे है? पन्नों पे तथा पत्रों पर ही एकत्रित है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई है, और पत्रों ने मानव सभ्यता में एक अनूठी भूमिका तथा अहम भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्र को उर्दू में खत कहा जाता है। संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज और तेलुगु में उत्तरम जाबू लेख, तमिल में कड़ित कहा जाता है। ये पत्र के अपने अपने स्वरूप हैं। किन किन भाषाओं में पत्र को किस रूप से जाना जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, और लेखक कह रहा है कि जो पत्र होते हैं हमारी पुरानी यादों को सहेज कर तथा संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी को भी संदेह नहीं है। हाँ, लेखक सही कह रहा है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग पत्र लेखन की कला होती है, और हर एक के पत्रों का अपना दायरा होता है। मतलब हर एक व्यक्ति के पत्रों की सीमा का दायरा या सीमा होती है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरों को तलाशने तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। पत्र हैं जो एक दूसरों को तलाशते हुए अपने ठिकानों पर पहुंच जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अब देखो, भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। इसके माध्यम से हमको पता चलता है कि आज दुनिया में पत्रों की क्या भूमिका है तथा कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है पत्रों की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 1953 में कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हलकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हजारों सालों पहले जो संचार था, पहले संचार के साधन क्या थे? हलकारे, मतलब जो संदेश वाहक थे या जो पत्र थे वो या तेज घोड़े ही रहे हैं।
इसके बाद पहिए आए और इसके बाद क्या हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया और रेलवे और तार से इसमें पत्र में काफी बदलाव आ गया है। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया है और जो तार है तथा बिजली से जो ईमेल भेजा जाता है या संदेश भेजा जाता है वे पत्रों से कहीं अधिक स्पीड से भेजा जाता है। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है और धीरे धीरे आगे जो इलेक्ट्रॉनिक साधन है, अपने संचार के जो साधन हैं वो आगे दुनिया को बदल रहे हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का स्वरूप ले लिया। पिछली जो शताब्दी थी वो जो निकल चुकी है उसने पत्र ने उसमें एक कला का रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया और पत्रों के लेखन का विषय सुधारने के लिए स्कूलों में विषयी सब्जेक्ट के रूप में पत्र लेखन का भी विषय रखा गया है। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए और कह रहा है कि लेखक भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में डाक ने बहुत प्रयास किए हैं पत्रों को सहेज कर रखने तथा उनकी भूमिका अदा करने में। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया था और 16 वर्ष से कम के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिता का शुभारंभ 1972 में शुरू किया गया था। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। ये सही है क्योंकि बड़े बड़े महानगरों या शहरों में संचार के साधनों के द्वारा पत्रों का जो आवागमन है वह बहुत ही धीमा हो गया है। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। देहाती का मतलब जो गांव की दुनिया है, अक्सर जो नीचे तबके के लोग हैं, गांव है, दाढ़ी है, ये है गांव के लोग। वहां पे जो ये लोग हैं जो किससे चलते हैं, पत्रों के सारे अभी भी चलते हैं। लेकिन एसएमएस और संदेश का प्रयोग सबसे ज्यादा महानगरों या नगरों में किया जाता है या बड़े बड़े शहरों में किया जाता है। रवायत हुई है पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है और आज की जो दुनिया में फैक्स, ईमेल जो इलेक्ट्रॉनिक संचार के साधन हैं इन्होंने चिट्ठियों की गति को बहुत ही धीमा कर दिया है। वह व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है और व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसमें कभी किसी को पत्र ना लिखा हो। अगर आप पत्रों के सवाल पर जाएं तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसने किसी ना किसी के लिए पत्र नहीं लिखा होगा। पत्रों के बारे में बता रहा है तथा पत्रों का महत्व बता रहा है। देखो, लिखा या ना लिखवाया हो या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो या किसी ने पत्र का बेसब्री से इंतजार नहीं किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते उसकी कोई मिसाल ही नहीं। हमारे जो सैनिक थे वो पत्र का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते थे, उसकी कोई मिसाल नहीं है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी। एक समय था जब हम पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, लेकिन अब इन परिवहनों के साधनों ने जो चिट्ठियों का संचार है उनका माध्यम बिल्कुल कम कर दिया है। संचार साधनों के विकास ने
दूरी बहुत घटा दी है। परिवहन के साधन है, उन्होंने चिट्ठियों की दूरी को बहुत ही घटा दिया है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी। संचार का साधन, इकलौता साधन क्या था? पहले चिट्ठी ही थी। आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं और आज वर्तमान में बहुत से साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को सहज तथा संजोकर विरासत के रूप में रखते हों, जैसे किसी संपत्ति के रूप में संजो के। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आप जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। जब अगर ये सुविधा होती जो वर्तमान में फैक्स ईमेल की सुविधा होती, तो जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी के लिए पत्र नहीं लिखते, पत्र नहीं लिखते, लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों द्वारा जो पत्र लिखे हुए हैं उनसे लोगों को प्रेरणा मिलती है। पत्रों को तो जो सहज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेश को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। और देखो, पत्र और एसएमएस में अंतर बताया गया है यहाँ। पत्रों को हम सहज तथा संजोकर रखा जा सकता है, लेकिन एसएमएस को हम थोड़ी दिनों में भूल जाते हैं तथा हम उनको सहज कर नहीं रख सकते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। पत्र लेखन की जो कला में सबसे आगे रखा जाता है महात्मा गांधी को, जो अपने राष्ट्रपिता हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है, और दुनिया के जितने भी संग्रहालय हैं उनमें जानी मानी हस्तियों के पत्र एकत्रित हैं या संकलन है या इकट्ठे हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। तमाम जो पत्र हैं वे देश के काल मतलब समय और समाज को पहचानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे। वे आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक बन गई। और जब भारत में आजादी से पहले अंग्रेजों का वास था, उन्होंने अपने परिजनों के लिए पत्र लिखे जो आज पुस्तकों के रूप में पढ़े जाते हैं। इन पत्रों ने साबित किया कि संग्राम कितनी जमीनी मजबूती किए हुए था, और इन पत्रों के माध्यम से पता चलता है कि संग्राम के द्वारा वहां पे संग्राम कितनी मजबूती के साथ था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे। इंडिया मतलब जो पत्र की लेखन कला थी इंडिया, वो महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत में लिखी गई, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था, और जो आजादी के शहीद थे या जो आजादी के वीर पुरुष थे, उन्होंने भी पत्रों के माध्यम से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जी के पास देश दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, और गांधी जी के पास देश या पूरी दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंच जाते थे। पर पत्रों का जवाब देने के लिए मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता था कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। गांधी जी थे जो अपने हाथों से पत्र का जवाब दिया करते थे, और कैसे दिया करते थे? साथ की साथ जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। गांधी जी में दो कलाएं थी, दोनों कलाएं थी दोनों हाथों से लिखने की, जुट जाते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के
तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं और महात्मा गांधी ही नहीं आजादी के तमाम नायक हैं, उनके पत्र गांव-गांव में भी प्राप्त हो जाते हैं या मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग इन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते और जो पत्र भेजने वाले लोग होते हैं वो इन पत्रों को कैसा समझते हैं? प्रशंसा पत्र समझते हैं, इनको प्रशंसा से कम नहीं समझते हैं। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख दिया है और अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने अनेक पत्रों को फ्रेम बना के रख लिया है यादगार के लिए। यह पत्रों का जादू। यह नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। और पत्रों का जादू मतलब पत्रों को फ्रेम के रूप में रखा गया और पत्रों को किताब के रूप में भी आगे चलकर इतिहास बनाया गया। यह है पत्रों का जादू। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है और कह रहे हैं कि पत्र हैं जो किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र वचन के नाम। पंत थे निराला पंत, उनके जो 200 पत्र थे वचन के नाम लिखे थे। और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ था तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। पत्रों के रूप में आपको कई पुस्तकें इन लेखकों के बारे में मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर एक नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेमचंद थे, ये भी अपने हिंदी के लेखक हैं तथा उपन्यासकार है। ये नए लेखकों को प्रेरक जवाब देते थे तथा उन्हें प्रेरणा देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे और पत्रों के जवाब में वे बहुत ही आतुर रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र बता रहे हैं कि किस किस के द्वारा पत्र लिखे गए। टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। पत्राचार का संग्रह प्रकाशित कब हुआ? 1915 से 1941 के बीच। इसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है और पत्रों का जो लेखा जोखा है इस पत्राचार में मिलता है। कौन सी पत्राचार में मिलता है? टैगोर तथा महात्मा गांधी द्वारा लिखे हुए पत्रों के पत्राचार में। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, ये पता है सबको। पत्र भारत में एक पुरानी परंपरा है पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। और ये कहना है कि पत्र का असली विकास किसके बाद हुआ है? आजादी के बाद। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग ही है और तमाम सरकारी विभागों की तुलना में तमाम सरकारी विभाग हैं उनकी तुलना में सबसे अच्छा, गुडविल का अर्थ होता है सबसे अच्छा, डाक विभाग है। किसको माना है सबसे अच्छा? डाक विभाग को। इसकी एक खास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है। डाक विभाग है जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है, डाक विभाग की घर घर तक पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। अब संचार के साधनों के द्वारा, संचार के जो वर्तमान में साधन हैं उनके द्वारा चिट्ठियों की और पत्रियों की हैसियत बरकरार रही है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में गिरे गांव या फिर बर्फबारी के बीच रह रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की झाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। बता रहा है कि चाहे वो जंगल में रह रहे हो या कोई गांव में रह रहे हो या झोपड़ी में या दुर्लभ जंगल में रह रहे हो, आज भी वे पत्रों का बेसब्री से इंतजार
करते हैं। एक तो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकों के दस्तावेजों तक पहुंचते हैं। एक तो नहीं, पता नहीं कितने, लगभग कितने करोड़ आज भी डाक विभाग या दस्तावेजों तक पहुंचते हैं। इनकी बहुआयामी भूमिका नजर आती है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है, और जो चिट्ठी लेकर जाता है उसको लोग किसके रूप में देखते हैं? देवदूत के रूप में देखा जाता है, या संदेश वाहक के रूप में देखते हैं। इसके साथ आपके चैप्टर की समाप्ति होती है। आपके क्वेश्चन आंसर 5 क्वेश्चन आंसर हैं, कल करा देंगे, बता देंगे आपके लिए कल ही। ओके, धन्यवाद।